Hi, today is quiz number 10 for Civil Services Examination Prelims 10th of October 2021. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी का पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुलिस और पब्लिक ऑर्डर आर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर तीन लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर क्या कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C is an initiative of Ministry of Home Affairs to combat cyber crime in the country. So ये साइबर क्राइम है, दिस इज मिनिस्ट्री। यू हैव टू टेल कि ये मिनिस्ट्री क्या करेक्ट है, करेक्टली लिंक्ड है विद दिस साइबर क्राइम I4C इनिशिएटिव। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। जो पुलिस होता है और जो पब्लिक ऑर्डर होता है ये होता है स्टेट लिस्ट में, ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होता है। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर होता है स्टेट लिस्ट में, तो कॉन्करेंट लिस्ट गलत हो गया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दिस इज रिलेटेड टू डिजिटल। डिजिटल मतलब ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री होना चाहिए बिकॉज दिस इज साइबर क्राइम एटसेट्रा, बट यहाँ बात है क्राइम। क्राइम आता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा बी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज बी, सी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट और यहाँ पर ये I4C स्कीम लॉन्च हुआ था। I4C इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिजिटल का पुश हो रहा है, तो ये एक स्टैंड अलोन है I4C, जहाँ पर डिजिटल रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स है एवरीथिंग वो यहाँ पर उसको एक कंसोलिडेट प्लेटफॉर्म पे डील कर पाएगा। सो दिस इज ट्रू, बी इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट जो होती है वो वर्क को डेलीगेट करती है। डेलीगेट मतलब अलग अलग कमिटीज बनती है और वो कमिटीज का काम होता है एक पर्टिकुलर वर्क को करना। ये कमिटी स्टैंडिंग कमिटीज हो सकती है, एडहॉक कमिटीज हो सकती है। कुछ कमिटी एक्सक्लूसिव टू लोकसभा होगी और कुछ में लोकसभा राज्यसभा दोनों होगा। सो लार्जेस्ट मतलब नंबर सबसे ज्यादा किस कमिटी में होते हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट कमिटी में केवल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, तो इसमें 22 हुए। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22, 15 एंड 7। कमिटी ऑन पेटिशन में होते हैं 10, बट जो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स है इसमें होते हैं 30। और ये 30 जो मेंबर्स हैं, दिस कमिटी इज एक्सक्लूसिव टू लोकसभा। व्हाई? बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व। सो द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, इसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं। सो लार्जेस्ट कमिटी क्या होगी? द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। थर्ड, consider the following statements regarding the Press Council of India. Press Council of India. It is a statutory organization. It is headed by the Ministry of Information and Broadcast because press से related matter है. Publisher of news on digital media are required to observe norms of journalistic conduct of the Press Council of India. जो जर्नलिज्म होता है ये एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट होता है। जर्नलिस्टिक एथोस मेंटेन करना जरूरी है। TRP इज नॉट एवरीथिंग। तो जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू हैव टू टेल। जो बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। रॉन्ग, इट इज हेडेड बाय जज साहब। जज साहब इसके हेड होते हैं, जैसे काटजू साहब हेड थे इसके। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, जज। और पब्लिशर ऑफ न्यूज़ तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है, उनको जर्नलिस्टिक कंडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, वरना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, जर्नलिस्ट का या फिर जर्नलिस्ट वाले जर्नलिज्म हाउसेस का। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, 1 एंड 3। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है बिकॉज इसके जो चीफ होते हैं वो जज होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज 1 एंड 3। नेक्स्ट, consider the following statements. Chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha
are not the members of that house. Member of that house, Rajya Sabha. While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. Election of the vice president. So you have to tell इन दोनों में से करेक्ट क्या है. जो पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है राज्यसभा से रिलेटेड. राज्यसभा के जो चीफ होते हैं वो डी फैक्टो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नायडू साहब. तो जो चेयरमैन है तो ठीक है, बट डेप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर होता है उसी हाउस का. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. सेकंड था, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, बिकॉज प्रेसिडेंट नहीं तो उन्हें नॉमिनेट किया है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं लेंगे. दिस इज ट्रू. दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. तो यस, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में उनके पास वोटिंग का राइट है. ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में वोटिंग राइट करेंगे. जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है ना, तब भी ये नॉमिनेटेड मेंबर वोट कर सकते हैं. सिलेक्शन में नहीं, पर इम्पीचमेंट में इनके पास वोटिंग राइट होता है. और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें केवल लोकसभा राज्यसभा होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. बी, टू ओनली. ये ट्रू है, ये गलत है. ओके. फिफ्थ, recently Supreme Court of India has revoked the ban on cryptocurrencies by the Reserve Bank of India as it failed the test of proportionality under which of the following articles of the Indian Constitution. क्रिप्टो करेंसी ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, अभी न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी है, इसमें इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक इसको मॉनिटर नहीं करता है और ना ही बैक करता है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं है, तो आरबीआई ने बैन लगा दिया. बट ये मैटर गया कोर्ट में. तो कोर्ट में ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर इसका जो बैन था उसको रिवोक किया? द राइट आंसर इज सी. सी मतलब होता है प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन. बहुत सारे लोग क्रिप्टो में लगे हुए हैं तो उनका प्रोफेशन है, उनको राइट है वो प्रोफेशन करने का. तो राइट टू लाइफ नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं होगा, रेमेडी नहीं होगा, ये होगा 19 मतलब प्रोफेशन. सो द राइट आंसर इज सी. ओके, सो दीज आर पॉलिटी क्वेश्चंस. नेक्स्ट, ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में जो हिमालयन रिवर्स हैं, रिवर्स इंडिया में 3 कैटेगरी में हम लगा सकते हैं. एक कैटेगरी होगी दिस इंडस रिवर वाला सिस्टम, दूसरा कैटेगरी होगा गंगा का सिस्टम, और तीसरे में पेनिनसुलर हम इंक्लूड कर सकते हैं. जो इंडस है ना उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी. It was signed after the Shimla Agreement on bilateral relations between India and Pakistan 1972. Is this true? Under the treaty, the waters of Satluj, Ravi और Byas were located to India for use. Freely India इसको use कर सकता है बिना किसी restriction के, freely. तो is it true? See, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, सतलज, रावी, ब्यास, तो 3 ये जो रिवर्स हैं नीचे की तरफ वाली, इनको इंडिया को फ्रीली यूज करने का इस ट्रीटी में अग्रीमेंट प्रोविजंस हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट ये 72 में नहीं हुआ था, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही हो गया था 1960 में. सो द राइट आंसर हियर इज बी. 1960s में हो गया था. और जो इंडस, झेलम और चेनाब ये 3 रिवर है, ये इसका वाटर शेयर मिलेगा पाकिस्तान को, ज़्यादा अलोकेशन होगा. सो दिस इज दिस इंडस वाटर्स ट्रीटी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर द व्हीकल्स विद क्लोज्ड डोर्स एंड विंडोज रिमेन वार्मर देन द टेम्परेचर आउटसाइड. दिस मे बी ड्यू टू, जैसे ठंड बहुत पड़ रही है तो मकान में दरवाजे वगैरह बंद कर लेते हैं, ग्लास वाले दरवाजे या फिर ग्लास वाली खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. जैसे कार में भी आप देखो, अगर हीट में आपने कार विंडोज़ क्लोज करके रख दिया है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा. जैसे ही आप विंडो ओपन करोगे, कार में जाओगे तो बहुत हीट लगेगा. क्यों? दिस मे बी ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीट कंडक्शन बाय मेटेलिक फ्रेम ऑफ व्हीकल, आयोनाइजिंग रेडिएशन इफेक्ट, हाई पॉल्यूशन आउटसाइड द व्हीकल. सी, ये जो होता है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा ग्रीन हाउस गैसेस भी करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या करती है, इंफ्रारेड जो वेव्स आ रही है इनकमिंग तो अलाउ करती है, बट जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको स्टॉप कर देती है. तो जो रेडिएशन आ तो जाता है, हीट आ जाती है, बट हीट एस्केप नहीं कर पाती, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो द राइट आंसर इज ए.
जैसे ऊपर जो 90 डिग्री या फिर टूवर्ड्स हम आर्कटिक तरफ जाते हैं तो वहाँ अक्सर ग्रीन हाउसेस बनते हैं। वेजिटेशन के लिए ऐसे ग्लास के ग्रीन हाउसेस बनते हैं, बिकॉज ग्लास इज ओके विद इनकमिंग बट आउटगोइंग को वो स्टॉप करता है, तो टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन हो जाता है। सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। The term absorptive capacity and carrying capacity are used in the discourse of what? अक्सर ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट में भी लिखा है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी वर्ड किससे एसोसिएटेड है। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मतलब कितना पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, या फिर एक सस्टेनेबल वे में कैरी फॉरवर्ड करने की कितनी कैपेसिटी है नेचर एंड एनवायरनमेंट का। कैरिंग कैपेसिटी भी मतलब कितना पॉपुलेशन वगैरह वो विदस्टैंड कर सकता है विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। तो वर्ड क्या है, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे फोकस है। सो द राइट आंसर इज डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शहरों की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कितनी है, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो ये दो वर्ड्स है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, नाइन्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन न्यूट्रलिटी रेफर्स टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन न्यूट्रलिटी कैन बी अचीव्ड only by eliminating carbon dioxide emission altogether। मतलब CO2 एमिट ही नहीं होगा तो कार्बन न्यूट्रलिटी हो जाएगी। इज दिस ट्रू? रिन्यूएबल एनर्जी ऑलवेज प्रोड्यूस जीरो कार्बन एमिशन। रिन्यूएबल एनर्जी, कल ग्रीन कार्बन भी देखा था, इस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल है मतलब जीरो कार्बन एमिशन है। सो यू हैव टू टेल करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब नेट जीरो होता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेट जीरो, नेट जीरो मतलब जितना पॉजिटिव कार्बन ऐड किया उतना ही नेगेटिव आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल हो गया जीरो। सेकेंड स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग हो जाता है, मतलब आपने एलिमिनेट तो कर दिया CO2 का एमिशन, बट हम कार्बन न्यूट्रलिटी CO2 का सिक्विस्टरेशन से भी कर सकते हैं कि हम CO2 को एब्जॉर्ब करने लग गए, या फिर इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर से हटाने लग गए, एलिमिनेट करने लग गए। तो प्रोडक्शन और रिमूवल दोनों चीजों से न्यूट्रलिटी हो सकती है। थर्ड जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी में लिमिटेड कार्बन इमिशन पॉसिबल है। ये फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कार्बन इमिशन तो होगा, जीरो तो नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ए, वन ओनली। ये ट्रू है, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। CO2, ऐसा नहीं है कि CO2 इज बैड, एक सर्टेन लिमिट में CO2 होना जरूरी है। तो ये क्या बताता है कि CO2 की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड है तभी प्लांट्स है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को ये चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इट इज द मोस्ट अबुंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले पे तो नाइट्रोजन है, फिर उस पे ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट CO2 है। इज दिस ट्रू? It absorbs the heat directly incoming from the sun, thus warming the planet. Is this true? See, यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो तो एब्सोल्युटली ट्रू है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, और थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, डायरेक्टली इनकमिंग फ्रॉम द सन। नो, CO2 तो अभी हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा, जो आउटगोइंग रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो दिस इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग। राइट आंसर इज ए। Even if we are not sure कि this is true or false, we can come to the right option, and the right option is one only. Okay, so the right option is A. A. अब हमें ये भी पता होना चाहिए गैस कंपोजिशन। सो लुक एट दिस चार्ट। ये पाई चार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 77% नाइट्रोजन है ना, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन अराउंड 20.54 है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आर्गन का है, फिर वाटर वेपर का है, फिर CO2 का है, फिर दूसरी गैसेज है। तो CO2 डेफिनेटली थर्ड तो नहीं है, CO2 is not third, it is only 0.03% carbon dioxide. Okay, now let us come to history. Question number 11. Who among the following have been awarded the Gandhi Peace Prize? अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ है, गांधी पीस प्राइज। ये अवार्ड किनको ऑनर किया गया है?
मोहम्मद बिन सलमान, यू सऊदी के चीफ, शेख मुजिबुर रहमान जी, ये वेस्ट दिस बांग्लादेश, सुल्तान कबूस बिन साइद अल साइद, ये ओमान के हैं। सो यू हैव टू टेल गांधी पीस प्राइज किनको दिया गया है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है शेख मुजिबुर रहमान जी और सुल्तान कबूस बिन साइद अल साइद, ये ओमान के हैं। सो द राइट आंसर हियर इज बी। राइट आंसर हियर इज बी, Gandhi Peace Prize, Sheikh Mujibur Rahman and this Sultan of Oman. So the right answer is B, 2 and 3. ये सवाल पूछा गया है 2015-16 में, उस टाइम के गांधी पीस प्राइज का विनर कौन है ये पूछा गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश के साथ वैसे भी 50 साल हो रहे हैं, बांग्लादेश फ्रेंडली कंट्री है, सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। हाल ही में 2 साइट्स अनाउंस हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना चाहिए। धोलावीरा हड़प्पा सिटी है गुजरात की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। काकटिया का रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना का। पिंक सिटी शहर को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, इज इट ट्रू? पिंक सिटी जयपुर। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, काजीरंगा तो है, मानस भी है क्या? आंसर। सो द राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आज की डेट में 40 हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इनके नाम पता होने चाहिए। 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। Which among the following books were translated into English by Sir Charles Wilkins? Charles Wilkins एशियाटिक सोसाइटी के आप हेड थे और ट्रांसलेशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क किया है ताकि इंडिया का कल्चर एथोस वगैरह समझ में आए। गीता, हितोपदेश और गीत गोविंद। सो यू हैव टू टेल करेक्ट ऑप्शन क्या है। सी, जो गीता है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, हितोपदेश भी एब्सोल्युटली ट्रू है, बट जो गीत गोविंद है दैट इज नॉट ट्रू। सो द राइट आंसर इज बी, 1 and 2। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक डांसेस। फोक डांसेस, इसका भी एक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे है, फोक डांसेस। गो थ्रू दैट पीडीएफ, NIOS का है वो। फोक डांसेस इंपॉर्टेंट है एंड द स्टेट दे आर मेनली एसोसिएटेड विद। तो जो गरबा है वो गुजरात का है, कालबेलिया राजस्थान का है, रासलीला उत्तर प्रदेश की है, पाइका मध्य प्रदेश का है। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैच देखिए, गरबा तो एब्सोल्युटली गुजरात, कालबेलिया भी राजस्थान का है, रासलीला भी यूपी का है, पर जो पैका है ना, पैका ओडिशा का है, ना कि मध्य प्रदेश का। सो द राइट आंसर हियर इज ए। द राइट आंसर हियर इज ए, 1, 2 and 3। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया ट्रू है। इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Battle of Buxar provided the key to the English to establish their rule in India, and the Treaty of Allahabad concluded in 1765 enabled the British to establish their rule in Bengal. See, जो बैटल ऑफ बक्सर थी ना, ये एक डिटरमाइन कर दिया कि इंडिया में अब इंग्लिश रहेंगे, इंग्लिश एस्टैब्लिश कर देंगे। बट जो बाद में 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ, उसने तो कंप्लीट स्टैंप लगा दिया कि अब ब्रिटिशर्स आर हियर टू स्टे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करेंगे। तो ये जो दोनों इवेंट्स है ना, दोनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी, बक्सर और दिस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। इसने क्या किया, वेस्ट बंगाल, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उड़ीसा और कुछ पार्ट ऑफ बिहार, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी उस टाइम पे इंडिया में ही था, ये जो पूरा जोन है ना, इस पूरे जोन को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया और ये सबसे फर्टाइल जोन था, डेल्टा वगैरह। तो ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक गेन भी बहुत हुए, मिलिट्री गेन भी हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का रूल एस्टैब्लिश हो गया इंडिया पे। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। आज ही हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए सरकार प्रोडक्शन एनकरेज कर रही है, एम्फेस उनको पैसे ज़्यादा देंगे या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फूड प्रोडक्ट के लिए है, स्पेशलिटी स्टील के लिए है, फार्माक्यूटिकल ड्रग्स के लिए है, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। फूड, स्पेशलिटी स्टील, फार्माक्यूटिकल, टेक्निकल स्टील, टेक्निकल टेक्सटाइल, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। इन सब के लिए प्रोडक्शन
लिंक्ड इंसेंटिव है. दिस इज अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया, रिफॉर्म्स एंड दिस रिलीफ. अब ये बताइए फ्री गुड क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री गुड. फ्री गुड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैक्सिमम होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी, या अ गुड विच इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल. अब यहाँ पे इकोनॉमिक के टर्म पे बताना है तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है. इन तीनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होगा. फ्री गुड है. फ्री गुड जैसे क्या होता है, जैसे सनलाइट है. आपने आज थोड़ा ज़्यादा सनलाइट ले लिया तो क्या किसी दूसरे की सनलाइट कम हुई? नहीं हुई. वाटर, सनलाइट, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इनको फ्री गुड बोला गया. फ्री गुड मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, दे आर फ्रीली अवेलेबल टू एवरीबडी. सनलाइट इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीबडी, so opportunity cost with free goods is zero. Okay. Who among the following declares the minimum support prices in India? MSP कौन डिक्लेयर करता है? ये कल ही हमने देखा, वीट का 2015 रुपए पर क्विंटल अनाउंस हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये डिक्लेयर कौन करता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस हमने पढ़ा था, 1965 में बनी थी. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर है और ये फॉर्मूलेज वगैरह पैरामीटर्स लाके एमएसपी को लाती है. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो आंसर क्या होगा? यहाँ जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो डिक्लेरेशन है वो होता है बाय सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ये तो बस रिकमेंडेशन देती है सीएसीपी. सीएसीपी उस नंबर पे आएगी कि 2015 होना चाहिए और उसको रिकमेंड करेगी, बट जो डिक्लेयर होगा वो होगा सीसीईए के थ्रू. सो द राइट आंसर इज बी. Which among the following is our characteristics of stagflation in an economy? What do you understand by this word stagflation? इकोनॉमिक स्लोडाउन है, लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. तो जब स्टैगफ्लेशन होता है, यूजुअली हम क्या अज्यूम करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन है मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. बट अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, देन इट टेल्स कि यहाँ स्टैगफ्लेशन है, स्ट्रक्चरल कुछ बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी में. तो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन, लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो हाई रहेगा स्टैगफ्लेशन में. इकोनॉमिक स्लोडाउन के चांसेस भी हैं कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन है इकोनॉमी में, बट लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो कभी नहीं होगा, ये हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है. सो द राइट आंसर हियर इज सी, 1 and 3 only. Next, which among the following measures of controlling inflation can be taken up by the Reserve Bank of India and not by Government of India? आरबीआई के शक्तिकांता दास साहब का हेडेक क्या है कि इन्फ्लेशन कम ही नहीं हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिवाइव करना है, तो बैलेंस कैसे एस्टेब्लिश करें? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करना चाहता है इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेट्स वगैरह डिसाइड करेगी, और नॉट बाय गवर्नमेंट. तो आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जो आरबीआई करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट्स नहीं. इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मतलब जो जितना अमीर है उतना उस पर टैक्स बढ़ा दो. कंट्रोल करो पब्लिक एक्सपेंडिचर, खर्चे कम कर दो. राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर दो. इम्प्रूविंग प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब ये तो बोगस है. इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ये जो काम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ना कि आरबीआई का. पब्लिक एक्सपेंडिचर, आरबीआई थोड़ी बताएगी कितना खर्चा करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी. राशनिंग ऑफ क्रेडिट जरूर है, बिकॉज आरबीआई जो लिक्विडिटी इन मार्केट है उसको कंट्रोल कर सकती है. सो दिस इज द आंसर सी. ओके, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में. 21st, which of the following international reports are published by International Monetary Fund? ये जो IMF है ये बहुत न्यूज में है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोविड-19 के बैकड्रॉप में हुआ. तो IMF की रिपोर्ट्स और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, ये दोनों रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है. IMF की कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल का फाइनेंस कैसा चल रहा है, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह के मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा पैरामीटर्स वगैरह इस रिपोर्ट में होंगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी है. सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है. सी. इसका आंसर है सी. ये भी IMF का रिपोर्ट है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी IMF का रिपोर्ट है. ये दोनों रिपोर्ट है बाय IMF. ओके.
What was the mandate of सूर्य प्रकाश कमेटी that have been in news recently? कुछ ना ज़्यादा कमेटी नहीं है, 15 से 20 ऐसी कमेटी है जो पिछले 1-2 साल में न्यूज़ में है। मैं इसका भी कंपाइलेशन शेयर कर दूंगा। ये एक बार गो थ्रू करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश कमेटी किस लिए था, शेकटकर कमेटी किस लिए था। ओके, सूर्य प्रकाश कमेटी, मर्जर ऑफ लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी, रेगुलेशन ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत न्यूज़ में है। ओटीटी, इससे सवाल आना चाहिए बिकॉज ये अनकंट्रोल्ड है। रिव्यू ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, ये भी है बिकॉज टीवीज में न्यूज़ कम एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, और वो एंटरटेनमेंट हार्मफुल भी कई बार प्रूव हो रहा है सोसाइटी के लिए। फ्रेमवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, तो सूर्य प्रकाश कमेटी क्या है? ये कमेटी ने ये बोला कि जैसे रिसोर्सेज लोकसभा टीवी में भी बहुत लग रहे हैं, राज्यसभा टीवी में भी बहुत लग रहे हैं, तो क्यों ना इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए ताकि रिसोर्सेज का बेटर अलोकेशन होगा, क्योंकि दोनों ही इन दी एंड पार्लियामेंट के टीवी है, तो नया एक पार्लियामेंट टीवी बना देते हैं। तो दिस इज अबाउट मर्जर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एसडीजी, एक तो वो एसडीजी है 17 के 17, वो टिप्स पे याद होने चाहिए, वो हर जगह फिट हो जाते हैं। एसडीजी कुछ भी जवाब देना है, आंसर फिट एवरीवेयर, फिट्स वेरी वेल एवरीवेयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में एसडीजी इंडेक्स किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी तो नहीं है। यहाँ जो 3 है ऑप्शन, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नीति आयोग का। ये जो है ना एसडीजी इंडेक्स, दिस इज ब्रॉट बाय नीति आयोग। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द फूड वेस्ट इंडेक्स 2021? जो फूड है ना, इसका कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज है, जितना खाना है केवल उतना ही प्लेट में लेना है। फूड वेस्टेज इज रॉन्ग। तो फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। सो द राइट आंसर हियर इज सी, यूएनईपी का है ये, यूएनईपी, बिकॉज फूड के कारण एनवायरनमेंट डैमेजेस भी होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स have been signed between India and USA? जो इंडिया और यूएसए है, इन्होंने अभी फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, तो इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर है यूएसए का डिफेंस और इन सब में। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ। कम्युनिकेशंस compatibility एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दिस इज कॉमकासा। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, दिस इज बेका। तो ये हुआ लेमोआ, ये हुआ कॉमकासा, और ये हुआ बेका। ये जो तीनों के तीनों है ना, ये हमने यूएसए के साथ साइन किए हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएसए रिलेशनशिप भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इंडिया एंड यूएसए। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स 25 क्वेश्चंस इन 25 मिनट। ओके, स्कोर कैसा हुआ? टेल। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.